जिस चीन में लकड़ियां जमा करना भी जुर्म था, इसमें लोग नोटों से तिजोरियां भरने लगे। ये अनहोनी कैसे हुई? माओ की बेवा को सजाए मौत क्यों सुनाई गई? वियतनाम और चीन की जंग का क्या अंजाम हुआ? चीन में नए इनकलाब की कोशिश कैसे नाकाम हुई? और वो कौन था जो एक शॉपिंग बैग पकड़कर टैंकों के सामने डट गया? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और हिस्ट्री ऑफ चाइना इफ्यून से सी पैक तक में हम आपको यही सब दिखाएंगे। चीन में एक ऐसा लीडर था जिससे माओ भी खौफजदा रहते थे। सकाफती इनकलाब के दौरान तो माओ ने इसे पार्टी से निकालकर आवाम से दूर ही कर दिया था ताकि इससे जान छुड़ाई जा सके। लेकिन चीन के वजीर आजम चौ एनलाई इसके हिमायती थे। उन्होंने इसे वापस बुलाकर नायब वजीर आजम बना दिया। इस शख्स का नाम था डेंग ज़ियाओपिंग, वही शख्स जिसने माओ की मौत के बाद जदीद चीन की बुनियाद रखी। नायब वजीर आजम बनने के 2 साल बाद इसे पार्टी की सेंट्रल कमेटी का वाइस चेयरमैन और फौजी सरबराह भी बना दिया गया। लेकिन माओ और इनकी बीवी जियांग चैंग को यह शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था। माओ की बीवी के साथ पार्टी के 3 और लोग भी मिले हुए थे। माओ की अहलिया और इनके तीनों साथियों को गैंग ऑफ 4 या 4 का टोला कहा जाता था। 4 के टोले के दबाव पर डेंग को नायब वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया। 9 सितंबर 1976 को माओ इंतकाल कर गए। बीमारी की वजह से वो काफी अरसे से सियासी सरगर्मियों से दूर हो चुके थे। उन्होंने आखिरी बार मई 1976 में पाकिस्तानी वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की थी। इसके बाद से वो किसी से नहीं मिल सके। 80 करोड़ के करीब चीनियों ने रेडियो पर जब उनकी मौत का ऐलान सुना तो धाड़े मार मार कर रोए। कम्युनिज्म के परचम में लिपटा माओ का जिस्म अवामी दीदार के लिए रखा गया और 8 दिन का सोग भी मनाया गया। लेकिन अफसोस से ज्यादा अहम काम था माओ के जिस्म को महफूज करने का। माओ खुद तो चाहते थे कि इनकी बॉडी को जला दिया जाए, लेकिन इनकी बेवा जियांग चैंग चाहती थी कि माओ को भी रूसी कम्युनिस्ट इनकलाब के बानी लेनिन की तरह महफूज किया जाए। चुनांचे लाश को केमिकल्स की मदद से महफूज कर लिया गया। माओ का जिस्म आज भी बीजिंग में महफूज है। लेकिन माओ के इंतकाल ने चीन में वही हालात पैदा कर दिए जो किसी भी बड़े लीडर की वफात के बाद पैदा हो जाते हैं। यानी इस लीडर का खला कौन पुर करेगा? यानी कायद की विरासत किसके हाथ जाएगी? अब एक तरफ 4 का टोला था और दूसरी तरफ डेंग ज़ियाओपिंग और इनके साथी। डेंग की खुशकिस्मती कि जिस शख्स को माओ ने खुद अपना जानशीन बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराह बनाया था, वो डेंग का साथ दे रहा था। इसने 4 के टोले को गिरफ्तार कर लिया और डेंग को फिर से नायब वजीर आजम बनाकर इसकी दूसरी पार्टी पोजीशंस भी बहाल कर दी। डेंग अगरचे नायब वजीर आजम थे, लेकिन पार्टी के वाइस चेयरमैन की हैसियत में वो सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। सदर और वजीर आजम भी इन्हीं की मर्जी से बनते थे। यूं माओ के बाद डेंग ज़ियाओपिंग ही ऑल इन ऑल हो गए। डेंग ने हुकूमत पर गिरफ्त मजबूत करते ही माओ की बेवा का ट्रायल शुरू कर दिया। माओ की बेवा को आवाम की नजरों से गिराने के लिए इन पर माओ ही के कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाया गया। यह कहा गया कि माओ को डॉक्टरों ने आराम की हिदायत की थी, लेकिन इनकी बीवी इन्हें जानबूझकर चलने फिरने पर मजबूर करती थी ताकि वो जल्दी मौत के मुंह में चले जाए। इन पर हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश और बगावत के अलावा एक और इल्जाम भी था, वो ये कि वो सकाफती इनकलाब के दौरान 34,000 लोगों के कत्ल और 7 लाख लोगों को अजियतें देने में किसी न किसी तरह मुलव्वस थी। जबकि जियांग चैंग का कहना था कि उन्होंने जो कुछ किया अपने शौहर माओ ज़ेतुंग के हुक्म पर किया। माओ की बेवा का ट्रायल टीवी पर पूरे चीन में नशर किया गया। नवंबर 1980 में ट्रायल शुरू हुआ था जो 3 माह जारी रहा। 1981 में माओ की बेवा को मौत की सजा सुनाई गई। जियांग चैंग अदालत में शोर मचाती रहीं कि इनके साथ नाइंसाफी की गई है, मगर इन्हें घसीटते हुए अदालत से बाहर ले जाया गया। मौत की सजा पर अमल दरामद में 2 साल का वक्फा दिया गया था। यानी अदालती फैसले के मुताबिक जियांग को 1983 में सजाए मौत दी जानी थी, लेकिन 1983 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 1991 तक जियांग चैंग गले के कैंसर में मुब्तला हो चुकी थी।
इन्हें मेडिकल बेसिस पर रिहा कर दिया गया, लेकिन 14 मई 1991 को 77 साला जियांग ने बाथरूम में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। वक्त की सितम ज़रीफी देखिए कि चीन के अजीम लीडर माओ की पहली बीवी को इनके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था, जबकि इनकी आखिरी बीवी अपनों ही के हाथों मुसीबतें झेलते झेलते खुद ही फंदे पर झूल गई। 1978 में जब डेंग ने हुकूमत संभाली तो चीन का कम्युनिस्ट इनकलाब मुर्दा हो चुका था। माओ ने 27 साल तक चीन पर हुकूमत की थी, लेकिन इनके दौर में चीन वो तरक्की नहीं कर पाया था जिसका ख्वाब चीनी अवाम ने 1949 में देखा था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सकाफती इनकलाब की नाकामी, मुखालिफिन के कत्लेआम, अमेरिका और रूस समेत कई मुल्कों से खराब ताल्लुकात और पार्टी की अंदरूनी कशमकश ने इनकलाब की कमर तोड़ दी थी। और इसकी एक बहुत अहम तारीखी वजह है। इनकलाब खा फ्रांस का हो, रूस का या चीन का, हर इनकलाब के साथ मसला ये होता है कि कुछ अरसे बाद या तो वो नाकाम हो जाता है या फिर अगर जिंदा भी रहता है तो इसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है। और वजह सादा सी है कि इनकलाब लाने वाले ये नहीं सोचते कि इनकलाब आने के बाद वो मसाइल का मुकाबला कैसे करेंगे। चुनांचे जब इनकलाब के बाद नए मसाइल से वास्ता पड़ता है तो या तो इनकलाबियों को अपने नज़रियात छोड़ना पड़ते हैं या फिर इनकी जगह नए इनकलाब आ जाते हैं। यही कुछ चीन के साथ भी हो रहा था। माओ का कम्युनिज्म नाफिज करने और हर इंसान की बराबरी का विजन जदीद तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता था। खुद माओ भी अपनी ज़िंदगी के आखिर तक ये बात समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी थी, जिसकी कहानी हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं। ये सब काफ़ी नहीं था। डेंग ज़ियाओपिंग माओ की मुआशी पॉलिसियों के सख्त खिलाफ थे और यही वजह थी कि जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने माओ के दौर की तमाम पॉलिसियों को बदल डाला। और आज भी माओ को नहीं बल्कि डेंग ज़ियाओपिंग को नए चीन का बानी माना जाता है। ये और बात है कि चीन इस बात का सरकारी तौर पर एतराफ़ नहीं करता और माओ को ही नए चीन का बानी कहा जाता है। माओ की पॉलिसियों को बदलने के लिए डेंग ने ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान कर दिया, यानी चीनी मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोल दिया गया। अवाम को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की इजाज़त भी मिल गई। प्रॉफिट शेयरिंग वाली स्कीमें मुतारिफ कराई गईं, गैर मुल्की सरमायाकारी शुरू हुई और एक दौलतमंद मिडिल क्लास तबका वजूद में आया, जबकि बड़े सरमायाकार अपनी तिजोरियां नोटों से भरने लगे। यानी वो सारे काम किए गए जो माओ के चीन में जुर्म थे। डेंग ने ही चीन की बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी मुतारिफ कराई थी। डेंग ने सिर्फ मईशत को ही ओपन नहीं किया बल्कि उन्होंने अमेरिका से भी ताल्लुकात बढ़ाए। दिसंबर 1978 में चीन और अमेरिका ने सिफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। इस पर अमेरिका के इत्तेहादी ताइवान ने बहुत शोर मचाया। ताइवान में अमेरिकी सिफारत खाने पर हजारों लोगों ने धावा बोला और पथराव भी किया, लेकिन जाहिर है अमेरिका को अपना मफाद अजीज था। इसने एहतजाज की परवाह नहीं की और चीन में सिफारत खाना खोल लिया, लेकिन साथ ही साथ ताइवान की फौजी मदद भी भरपूर तरीके से जारी रखी। अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने के बाद डेंग ने चीन को वर्ल्ड बैंक का भी रुकन बना दिया और फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि वही चीन जो गैर मुल्की कर्जे और इमदाद लेना गुनाह समझता था, वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज भी लेने लगा। डेंग ज़ियाओपिंग चीन को उन जंगों से भी दूर रख रहे थे जो सर्द जंग में माओ ने शुरू कर ली थी। वो भारत और सोवियत रूस से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ना चाहते हुए भी एक जंग में कूदने पर मजबूर हो गए, और वो भी अपने ही एक पुराने इत्तेहादी वियतनाम के खिलाफ। जी हाँ, चीन ने अमेरिका से जंग के दौरान वियतनाम की दिल खोल कर मदद की थी, लेकिन अब वही वियतनाम खित्ते में चीन के मफादात के लिए खतरा बन रहा था। अमेरिका से जंग के बाद वियतनाम सोवियत रूस के कैंप में चला गया था और खित्ते की एक बड़ी ताकत बन चुका था। सोवियत रूस की शय मिलने पर इसने चीन के इत्तेहादी मुल्क कंबोडिया पर हमला कर दिया, बल्कि वहां एक तरह से कब्जा ही कर लिया। चीन को वियतनाम का यह कदम एक आंख नहीं भाया। उधर चीन और वियतनाम में सरहदी तनाज़ात भी बढ़ रहे थे। चुनांचे डेंग ने वियतनाम को सबक सिखाने का फैसला कर लिया।
चीनी फौज ने वियतनाम के साथ 600 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जंग छेड़ दी। चीनी फौज के पास 400 टैंक और 1500 तोपें भी थीं। वियतनाम में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वियतनाम के एलीट फौजी दस्ते कंबोडिया में लड़ रहे थे। सिर्फ लोकल मिलिशिया ने ही चीनी फौज का मुकाबला किया, लेकिन चीनी फौज ने इसे कुचल कर रख दिया। चीनी फौज 1 माह तक वियतनाम में मौजूद रही। इस दौरान चीन और वियतनाम ने जंग के हवाले से खूब प्रोपेगेंडा किया। चीन अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहा था और वियतनाम का दावा था कि इसकी फौज चीन को सबक सिखा रही है। ताहम यह हकीकत अपनी जगह है कि चीनी फौज दुश्मन के इलाकों पर काबिज थी और वियतनामी फौज में इसे वहां से निकालने की ताकत नहीं थी। 1 माह बाद अचानक चीन ने इसी तरह वियतनाम जंग रोक दी, जैसे इसने 16 साल पहले भारत के खिलाफ जंग खुद ही रोक दी थी। चीन ने अपनी सारी फौज वियतनाम से वापस बुला ली और इसके किसी इलाके पर भी कब्जा नहीं किया। चीन और वियतनाम दोनों ही इस जंग में अपनी फतह का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में ये कोई बड़ी जंग नहीं थी और आखिर में इस जंग का फायदा किसी मुल्क को नहीं हुआ। चीन और वियतनाम दोनों ने ही कभी ये नहीं बताया कि इस जंग में कुल कितने लोग मारे गए। ताहम वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि इस जंग में 28,000 चीनी मारे गए, जबकि वियतनाम के 10,000 लोग हलाक हुए। लेकिन चीन और वियतनाम की तरफ से वेस्टर्न मीडिया के इस दावे की कभी तस्दीक नहीं की गई। चीन वियतनाम की जंग से तो निकल आया था और अब डेंग ज़ियाओपिंग की क़यादत में मुसलसल तरक्की भी कर रहा था, लेकिन चीन की यही तरक्की इसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने लगी। हुआ ये कि चीन तरक्की तो कर रहा था, लेकिन मीडिया समेत इजहार राय पर अभी भी पाबंदियां थीं। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलना जुर्म था। इन हालात में चीन का नौजवान तबका मगरबी मुल्कों में अवाम की आज़ादी को रश्क की नज़र से देखने लगा। नौजवान वैसे भी इनकलाब के शौकीन होते हैं, खास तौर पर तलबा। चुनांचे चीनी नौजवान भी जमहूरियत और आज़ादी के लिए एक नए इनकलाब के ख्वाब देखने लगे। उन दिनों दुनिया के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। अफगानिस्तान में सोवियत रूस को शिकस्त हो रही थी। मशरिकी यूरोप के कम्युनिस्ट ममालिक में भी जमहूरी तहरीकें जोर पकड़ रही थीं। ऐसे में चीन में भी जमहूरियत से हमदर्दी पैदा होना एक फितरी बात थी। फिर अप्रैल 1989 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी बुनियाद पर चीनी तलबा इनकलाब के लिए सड़कों पर निकल आए। इनकलाब की यह जिद्दोजहद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक साबिक लीडर हु याओबैंग की मौत से शुरू हुई थी। इस शख्स को कम्युनिस्ट पार्टी ने जमहूरी नजरियात रखने की वजह से पार्टी से निकाल दिया था। अप्रैल 1989 में इस शख्स का इंतकाल हुआ तो इसके जनाजे पर तलबा ने जमहूरियत के हक में मुजाहरे शुरू कर दिए। हर इनकलाब की रिवायत रही है वो ऐसी शख्सियात के गिर्द घूमता है जो अपने नज़रियात के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करें और वक्त पड़ने पर जान भी दे दें। हु याओबैंग चूँकि अपने नज़रियात की वजह से तकलीफ़ों का शिकार हुआ था, इसलिए तलबा इसे शहीद समझने लगे। यूँ मुजाहरे इतने बढ़ गए कि तलबा की बहुत बड़ी तादाद चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग के मरकज़ी तियानमिन स्क्वायर में जमा हो गई। वही तियानमिन स्क्वायर जहां 40 बरस पहले माओ ने 3 लाख लोगों के सामने अवामी जमहूरिया चीन के क़याम का ऐलान किया था। 40 साल बाद इसी तियानमिन स्क्वायर में 10 लाख लोग जमा थे जो ये मुतालबा कर रहे थे कि चीन का पुराना इनकलाब ख़त्म करके जमहूरी इनकलाब लाया जाए। ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों से इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रहे थे। वो पार्टी के करप्ट लीडरों के खिलाफ कार्रवाई भी चाहते थे। हुकूमती वार्निंग्स के बावजूद ये लोग तियानमिन स्क्वायर में डेरे डाले बैठे रहे। तियानमिन स्क्वायर में एक सफ़ेद मुजस्समा नस्ब था जिसे मुजाहिरीन ने जमहूरियत की देवी का नाम दे दिया। उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। ये डेंग ज़ियाओपिंग की जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान था और चीन का भी। अब यह तय होना था कि चीन अब कम्युनिज्म पर यू टर्न लेगा या फिर अवामी ख्वाहिशात को कुचल कर खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। डेंग ज़ियाओपिंग कम्युनिज्म के मुकम्मल खात्मे और माशी इस्लाहात के लिए तो रजामंद थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत ख़त्म करने और मुकम्मल तौर पर जमहूरियत नाफिज करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन मुजाहिरीन भी पीछे हटते दिखाई नहीं देते थे। चीनी हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहीं और वजह यह थी कि नौजवान आम तौर पर सियासी मसलहतों को समझने की सलाहियत नहीं रखते और फौरी तब्दीली चाहते हैं। इसलिए
वो टस से मस नहीं हुई। चीनी हुकूमत के लिए एक और मसला यह था, गोर्बाचोव चीन के दौरे पर आने वाले थे, इसलिए पूरी दुनिया का मीडिया भी चीन में मौजूद था और इस मीडिया के जरिए तलबा के मुजाहिरों को भरपूर कवरेज मिल रही थी। चीनी हुकूमत को लग रहा था कि इस कवरेज के जरिए चीन को बदनाम किया जा रहा है। चुनांचे चीनी हुकूमत ने तलबा के साथ आहिनी हाथों से निमटने का फैसला कर लिया। 4 जून 1989 चीनी तारीख का एक और यादगार दिन बन गया। इस दिन चीन में जमहूरियत तो नहीं आई मगर टैंक आ गए। चीनी फौज के 27th ग्रुप आर्मी के 2 लाख फौजियों ने हमला शुरू किया। सबसे पहले टैंकों का एक ग्रुप आगे आया, लेकिन टैंकों के इस हमले की एक तस्वीर इंसानी तारीख की मकबूल तरीन तस्वीरों में शामिल हो गई। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक शख्स शॉपिंग बैग उठाए 4 टैंकों के कॉलम के रास्ते में खड़ा है। इन टैंकों ने रास्ता बदल बदल कर जाने की कोशिश की, लेकिन यह शख्स हर बार इनके सामने खड़ा हो जाता था। वो उस वक्त तक डटा रहा जब तक कुछ लोग इसे वहां से पकड़कर नहीं ले गए। इसे ले जाने वाले कौन थे, वो शख्स खुद कौन था और अब कहां है, कोई नहीं जानता। इसके मुतालिक कई थ्योरियां भी आईं कि शायद वो मारा गया, चीन से फरार हो गया या अभी चीन में ही है, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी किसी थ्योरी की तस्दीक नहीं हुई। खुद चीनी हुकूमत ने भी कभी इसकी गिरफ्तारी या मौत की तस्दीक नहीं की। मगरबी मीडिया ने इस शख्स को टैंक मैन का नाम दिया। यह तस्वीर शायद कभी दुनिया के सामने ना आती, लेकिन जिस सड़क पर ये टैंक आ रहे थे, इसके साथ बने होटलों में मगरबी सहाफ़ी रिहाइश पजीर थे। वही सहाफ़ी जो गोर्बाचोव के दौरे की कवरेज के लिए आए थे। उन्होंने टैंक मैन की तस्वीरें बनाई और इन्हें स्मगल करके चीन से बाहर भेज दिया। यूं टैंक मैन चीनी तारीख का एक यादगार कैरेक्टर बन गया, लेकिन टैंक मैन की बहादुरी भी किसी काम ना आई। टैंक मैन के हटते ही चीनी टैंक आगे बढ़े और तियानमेन स्क्वायर में बैठे लोगों में घुस गए। बहुत से चीनी तलबा ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर टैंकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार टैंक रुके नहीं, बल्कि इन्हें रोंदते हुए निकल गए। फिर फौजी दस्तों ने फायरिंग शुरू की और कुछ देर बाद तियानमेन स्क्वायर के चारों तरफ इमारतों पर बैठे स्नाइपर्स ने फायर खोल दिया। चौक में लाशें गिरने लगीं। लोग जख्मियों और लाशों को साइकिल रिक्शों पर लाद कर अस्पतालों में पहुंचाने लगे। ऐसा नहीं है कि लड़ाई में चीनी फौज का ही पल्ला भारी था। अवाम ने भी फौजियों पर पथराव किया। 30 फौजी गाड़ियां भी जला दी। कई चीनी फौजी पथराव से हलाक और जख्मी भी हुए, लेकिन फौज के सामने अवाम और तलबा की एक ना चली। लड़ाई में हजारों मुजाहिरीन मारे गए और बाकी भाग निकले। हजारों तलबा को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। मगरबी मीडिया ने यह खबरें भी दी कि दारुल हुकूमत के करीब मौजूद एक और फौजी दस्ते ने तलबा पर हमले करने वाले फौजियों से जंग की है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि यह खबरें गलत थीं और चीनी फौज मुकम्मल तौर पर चीनी हुकूमत की वफादार थी। हमलावर फौज ने मुजाहिरीन को पीछे हटाकर तियानमेन स्क्वायर खाली करवा लिया। चीन में जमहूरी इनकलाब लाने की कोशिश नाकाम हो गई। चीनी हुकूमत कहती है कि इस लड़ाई में 300 के करीब मुजाहिरीन और फौजी मारे गए, जबकि वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि चीनी फौज ने 10,000 मुजाहिरीन को मौत के घाट उतार दिया था। बहरहाल मुजाहिरीन पर फायरिंग के इस वाक़े पर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने तो चीन पर सख्त पाबंदियां भी आयद कर दी। चीन का 10 अरब डॉलर का कर्ज भी फ्रीज कर दिया गया, लेकिन चीन ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। तियानमेन स्क्वायर के बाद चीन के दूसरे शहरों में भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया और जमहूरियत के हजारों हामी सलाखों के पीछे भेज दिए गए। कई जमहूरियत पसंद चीनी लीडर फरार होकर अमेरिका और यूरोप चले गए और वहां सियासी पनाह ले ली। डेंग ज़ियाओपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत तो बचा ली थी, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि चीन को तरक्की देनी है तो इसे एक मुकम्मल मार्केट इकोनॉमी बनाना होगा, चीन से करप्शन का खात्मा करना होगा और अवाम को ज्यादा हुकूक देना होंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। वो कौन सी मुआशी पॉलिसियां थीं जिन्होंने चीन को दूसरी बड़ी मुआशी ताकत बना दिया? चीन ने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी कैसे दोस्त बनाया? वन बेल्ट वन रोड और सी पैक के मंसूबों की बुनियाद कैसे पड़ी? चीन अमेरिका को कब तक पीछे छोड़ेगा? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ चाइना की अगली किस्त में।
और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी आम चीन में देवता कैसे बन गए तो यहां क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चांद पर किसका नाम लिखा है तो यहां क्लिक कीजिए।